Hello, everyone, and welcome to part 5 of our chapter number 2 of class 10th, that is electrochemistry. हम ऑलरेडी इसके 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें कंडक्शन, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ. आज के इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे बैटरीज एंड कोरोजन टॉपिक के ऊपर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बैटरीज टॉपिक फर्स्ट. तो जब हम बात करते हैं बैटरीज की, बैटरीज आपकी कमर्शियल बैटरीज होती हैं जो कि मार्केट में आपको इस तरीके से, आप इन्हें सेल बोलते हैं, वैसे तो ये सेल नहीं होते, ये बैटरीज होते हैं, बट ये कमर्शियली आपके मार्केट में अवेलेबल होती है, जिसे हम डिफरेंट कामों के लिए यूज करते हैं. आपके घर के अंदर वॉच होगी, आपके हाथ के ऊपर आप रिस्ट वॉच पहनते होंगे, आपके घर में टीवी होगा, उसमें रिमोट होगा, एसी का रिमोट होगा. इन सब चीजों के अंदर क्या होते हैं, आप बैटरीज या सेल्स को डालते हैं ताकि ये चीजें काम कर सके. अब इन बैटरीज या सेल्स के अंदर होता क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं. मतलब यहाँ पे कुछ केमिकल्स इस पर्टिकुलर बैटरी के अंदर होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड हेंस आपका जो भी डिवाइस है जिसमें आप इस बैटरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो चल पाता है. ठीक है. सो द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जो कि हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग से समझते हुए आ रहे हैं कि हर सेल की एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है. आपकी ऑक्सीडेशन अकर होती है एनोड पे और रिडक्शन अकर होती है कैथोड पे. सो हेंस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, जो है उसकी वजह से ही आपका कोई भी सेल या कोई भी बैटरी जो है वो काम कर पाती है. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक अच्छी बैटरी कब कहलाएगी, एक यूजफुल बैटरी कब कहलाएगी, मतलब कब हम उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं. ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आपका आपने एक नई बैटरी इंट्रोड्यूस करी और आते ही आप उसको मार्केट में डाल देंगे. नहीं, हम उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें देखनी पड़ती है कि वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही, और उसके बाद उसका मास प्रोडक्शन शुरू होता है. तो पहली चीज है कि एक तो वो लाइट होनी चाहिए और कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए. और कॉम्पैक्ट का मतलब एक छोटे एरिया को ही कंज्यूम करनी चाहिए. दूसरा, एक लंबे समय तक चलनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आज आपने अपना सेल चेंज किया या बैटरी चेंज किया अपने रिमोट का और कल वो खत्म हो गया, तो वो किसी काम की नहीं है. तो हेंस उसकी लाइफ जो है वो लंबी होनी चाहिए. अगला है, उसकी वोल्टेज वेरी नहीं करनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि थोड़े दिन में यूज करने के बाद वो डिफरेंट वोल्टेज के ऊपर काम करने लग जाए. जितने दिन भी काम करे उसकी वोल्टेज कंसिस्टेंट हो, अदरवाइज आपके जो डिवाइस है वो खराब हो सकता है. ठीक है. तो ये 3 बातें हैं जो एक यूजफुल बैटरी को फुलफिल करनी होती हैं. लाइट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, लंबी उम्र उसकी होनी चाहिए, और वो वोल्टेज को वेरी नहीं करनी चाहिए. अब 2 तरीके की बैटरीज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं. फर्स्ट कैटेगरी है प्राइमरी बैटरी और सेकंड कैटेगरी होती है सेकेंडरी बैटरी. इनके अंदर डिफरेंस आ जाता है कभी कभी. तो क्या है इनका डिफरेंस, देखो. प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है वंस, ऐसी बैटरी जो आप सिर्फ एक ही बार यूज कर सकेंगे, जिसे आप बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी बैटरीज. ठीक है. इसके अंदर ये बैटरीज को आप रिवर्स नहीं कर सकते, इनकी इलेक्ट्रोड्स को रिवर्स करके, एंड हेंस ये बैटरीज एक बार ही यूज होती हैं और उसके बाद ये डेड हो जाती हैं बिकॉज दे आर नॉन रिचार्जेबल. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि आप अपने रिमोट में या घड़ियों में सेल डालते हैं, वो एक ही बार यूज होता है और उसके बाद वो डेड हो जाता है, आपको उसकी जगह नया सेल लगाना पड़ता है. हेंस द बैटरी इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी बैटरी. सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, जैसे आपके फोन की बैटरी है. अगर आपने एक दिन फोन यूज किया, बैटरी डिस्चार्ज होगी, आप उसको फिर से चार्जिंग पॉइंट पे ऐड ऑन करेंगे तो वो फिर से रिचार्ज हो जाएगी. तो ऐसी बैटरी जिसके अंदर रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है और जिसे आप अगेन एंड अगेन रिचार्ज कर सकते हैं, उसे हम सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं. इन बैटरीज को या इन सेल्स को स्टोरेज सेल्स भी बोला जा सकता है, बिकॉज ये अपने अंदर कुछ इस तरीके के केमिकल्स हम यहाँ पे डालते हैं जो एनोड कैथोड के रिएक्शन को रिवर्स करना जहां पे हमारे लिए पॉसिबल होता है. इसके एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी या फिर निकल कैडमियम बैटरी. लेड स्टोरेज बैटरी आपकी यूज होती है कार बैटरीज के तौर पे. तो जब भी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम उसको मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं, वो उसे फिर से रिचार्ज करके हमें वापस दे देता है, या उसके बदले में कोई दूसरी दे देता है और आपकी वाली बैटरी किसी और को रिचार्ज करके दे देगा. तो इस तरीके की बैटरीज को सेकेंडरी बैटरीज बोलते हैं बिकॉज दे कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स.
अब हमें एक एक करके सारे टाइप के सेल्स डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम अपनी प्राइमरी वाले कॉन्सेप्ट में आएंगे, जिसमें सबसे पहला जो सेल हमें पढ़ना है दैट इज ड्राई सेल। देखो, अब ड्राई सेल कैसा सेल होता है? ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर सारा मटेरियल ड्राई फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आपको, कभी कभी पेपर में ना एक वर्ड लिख के आता है लेक्लेंचे सेल। नाउ व्हाट इज लेक्लेंचे सेल? ये आप एक साइंटिस्ट की फोटो देख पा रहे हैं, इनका नाम था जॉर्ज लेक्लेंचे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक सेल को बनाया था, और ये जो येलो बॉक्स में एक सेल आपको दिख रहा है, ये एक लेक्लेंचे सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर कार्बन और उसके साथ साथ आपका मैंगनीज ऑक्साइड की एक पाउडर्ड फॉर्म यूज करके और एक जिंक का फॉर्म यूज करके, ये कार्बन यहाँ पे कैथोड होती है और जिंक यहाँ पे एनोड होती है, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मैंगनीज ऑक्साइड का पाउडर होता है। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे ही ड्राई सेल बना हुआ है। बट क्या फर्क है इस लेक्लेंचे सेल और ड्राई सेल के अंदर? एज द नेम सजेस्ट, ड्राई सेल में सब कुछ ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है, जितने भी मटेरियल यूज कर रहे हैं वो ड्राई फॉर्म में या पेस्ट फॉर्म में होता है। बट लेक्लेंचे सेल में आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे जब अमोनियम क्लोराइड यूज किया गया था वो लिक्विड स्टेट में था, एक्वस स्टेट में था, पानी मिला हुआ था उसके अंदर। तो लेक्लेंचे सेल एक वेट सेल की फॉर्म थी, और इस सेल को समय के साथ थोड़ा ठीक किया गया ताकि ये लाइट हो जाए, कंपैटिबल हो जाए, आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। तो इस वेट सेल दैट वाज द लेक्लेंचे सेल, इसे थोड़ा सा रीडिजाइन किया गया, सेम कॉन्सेप्ट सेम केमिकल्स को यूज करके, और बना दिया गया आपका ड्राई सेल। और आज की डेट में ड्राई सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस में, कंपैरेटिबल साइजेस में मार्केट में मिलता है। ए बैटरी, ट्रिपल ए बैटरी, PP3 बैटरी। तो ये डिफरेंट यहाँ पे इमेजेस अटैच मैंने की हैं, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट साइजेस ऑफ ड्राई सेल की। तो ड्राई सेल और लेक्लेंचे सेल में कंफ्यूज नहीं होना है। ड्राई सेल लेक्लेंचे सेल की ही एक फॉर्म है, बट सारा सामान जो उसके अंदर डला है उसे बनाने के लिए, वो हमने यहाँ पे वेट की जगह लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इट इज देन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ योर लेक्लेंचे सेल। तो कभी कभी ये ड्राई सेल का क्वेश्चन लेक्लेंचे सेल के नाम से भी पूछ लिया जाता है, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेक्लेंचे सेल कौन सा था। तो ड्राई सेल ही लेक्लेंचे सेल की एक फॉर्म है। चलिए, अब ड्राई सेल समझते हैं और ये समझते हैं कि कहाँ मेजर डिफरेंस आएगा इसमें लेक्लेंचे सेल के कंपैरेटिवली। तो सबसे पहले पहले पॉइंटर सेम है कि एक जिंक का सिलेंडर लिया जाता है। तो वी टेक अ जिंक सिलेंडर, जिंक की कास्टिंग होती है जिसको यहाँ पे एज एनोड कंसीडर किया जाता है, एनोड माना जाता है यहाँ पे जिंक, और ये फिल किया जाता है अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट से। अगर आपको पीछे वाले पार्ट में याद हो, यहाँ था ये एक्वस फॉर्म थी अमोनियम क्लोराइड की। इस एक्वस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया गया एक पेस्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस है लेक्लेंचे सेल और ड्राई सेल का, क्योंकि ड्राई सेल में ये एक्वस फॉर्म पेस्ट बना दी गई। दूसरा, इसके अंदर जो कैथोड होती है वो ग्रेफाइट की होती है, कार्बन की होती है। जो आप यहाँ पे सेंटर में ये वाला पोर्शन देख पा रहे हैं, दिस इज कार्बन। कार्बन की रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड है, जो कि हमें पता है बहुत अच्छा कंडक्टिव होता है। और ये कैथोड हो गई। तो एनोड हो गया जिंक, कैथोड हो गई आपकी कार्बन, और इसके बीच में एक पेस्ट डाली गई दैट इज अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट। तो तीन बातें हमने समझ ली। अब जो आपकी ये कैथोड होती है कार्बन की, इसके अराउंड भी एक लेयर होती है, जो आप ब्लू पोर्शन यहाँ देख पा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज मैंगनीज ऑक्साइड। इसकी भी एक यहाँ पे ब्लैक पेस्ट बना के, कार्बन पाउडर के साथ मिक्स करके पेस्ट बना के यहाँ पे डाल दी जाती है। नाउ सबसे बाहर क्या है? जिंक की एक कवरिंग है जो कि एनोड है। इसके बाहर एक कार्डबोर्ड की इंसुलेशन होती है, ताकि जो करंट है वो, अगर हम उसको पकड़े तो हमें करंट ना लगे। तो एक इंसुलेशन ऑफ कार्डबोर्ड होती है, और उसके बाद उसकी डिजाइनिंग की जाती है, जिसके लिए एक स्टील की कवरिंग दी जाती है, और उसके ऊपर जो कंपनी का नेम है वो प्रिंटेड होता है। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है आपका एक ड्राई सेल का। ये इसका सेटअप है कि कैसा एक ड्राई सेल होता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी एनोड याद रखना, कैथोड याद रखना, और क्या क्या इसमें पेस्ट फिल की गई है उसको याद आपको रखना है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब देखो, इसके अंदर मैंने बताया एनोड पे कौन लिया गया था? जिंक लिया गया था। तो जिंक जो है ये क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें ये पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले पोर्शन से कि एनोड पे क्या की जाती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फिर से याद कर लीजिए, लोआ मैंने आपको बताया था, लोआ मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ मींस ऑक्सीडेशन, एंड ए मींस एट एनोड।
तो जब आपका जिंक एनोड है तो ये क्या करेगा, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का, तो हेंस जिंक लॉस करके बन जाता है Zn2 पॉजिटिव आयन। अभी इसके रिएक्शन लिखेंगे। दूसरी चीज आपकी ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये पास होते हैं। अब जिंक से कार्बन तक पहुंचने के लिए इन्हें इस अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये जो रिलीज किया ना इसने इलेक्ट्रॉन जिंक ने, ये उसको गेन कर लेता है अमोनिया, एंड दिस कॉजेज डिस्चार्ज ऑफ NH4 पॉजिटिव आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसको रिएक्शन की तरह देखते हैं, एक मिनट। देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले एनोड पे मैंने आपको बताया जिंक, बिकॉज ये एनोड है, ये लॉस करेगी इलेक्ट्रॉन का, तो इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और ये Zn2 पॉजिटिव आयन बन गई। इसको आप प्लस प्लस भी लिख सकते हो और Zn2 पॉजिटिव भी हम इसको लिख सकते हैं। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड तक पहुंचने के लिए बीच में 2 पेस्ट हैं, एक तो है अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट और एक है मैंगनीज डाइऑक्साइड की पेस्ट। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड और ये जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड्स में 2 आयन है, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव का यहाँ कोई काम नहीं है, ये जो अमोनिया 4 पॉजिटिव है ये वाला आयन, ये दोनों मिलकर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने गेन किए, तो मैंगनीज कन्वर्ट हो जाता है Mn2O3 में, और ये NH4 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है NH3 में, और इसके साथ यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो ये कैथोड के पोर्शन पे रिएक्शन है। अब जब आपको ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी होती है, आप क्या करते हैं, एनोड और कैथोड की रिएक्शन को ऐड कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को आप कैंसल आउट कर देते हैं। अब आप यहां देख पा रहे हैं एनोड में प्रोडक्ट एंड साइड है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड में रिएक्टेंट की तरफ है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। और अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स की तरफ लिख दोगे, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप सारे प्रोडक्ट्स की तरफ लिख दोगे, तो ये आपकी एक ओवरऑल सेल रिएक्शन बन गई। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी रिएक्शन की इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है। अब कुछ की फीचर्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो ये जो मैंगनीज ऑक्साइड था, जो MnO2 था, ये कन्वर्ट हुआ था Mn2O3 के अंदर। जब आपकी ये कैथोड की रिएक्शन मैंने बताई, MnO2 जो था Mn2O3 में कन्वर्ट हुआ, तो यहां पर ये अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिडक्शन हुआ बेसिकली मैंगनीज का, इसलिए ये आपका कैथोड का रिएक्शन कंसीडर हुआ। दूसरी बात, जो अमोनिया लिबरेट हुई, अमोनिया जो लिबरेट हुई यहाँ पे, ये NH3 का जो लिबरेशन हो रहा है यहाँ पे गैस का, ये कंबाइन करता है Zn2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के साथ, और ये एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट इज दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स द सील टू ब्रेक। अब बिकॉज यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में रिलीज आउट हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो सील है, ऐसा नहीं होता कि थोड़े दिन के बाद आपका जो सेल है वो क्रैक हो जाता है, नहीं होता। अगर ये रिलीज हो रही होती तो ये क्रैक कर देती। अब ये अमोनिया इसे पकड़ के क्या करती है, Zn और Cl को पकड़ के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देती है। जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देती है तो ये प्रिवेंट करती है ताकि जो सील है वो क्रैक ना हो, क्योंकि अगर ये गैसियस फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो गया होता ना, ये प्रेशर बढ़ाता सेल का, और प्रेशर बढ़ाता, और इवेंचुअली क्या होता है, जो बाहर की स्टील की कवरिंग है वो ब्रेक हो जाती है, उसमें क्रैक आ जाता है। हेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे क्रिएट होना, गैसेस की फॉर्म में ये आपके सेल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसके बारे में। और भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो सेल है ये लगभग 1.2 से 1.5 वोल्ट का एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। उसके बाद ड्राई सेल के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सिल्वर सेल या फिर लिथियम सेल। दीज आर द 2 कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स। नाउ द ड्राई सेल डज नॉट हैव इनडेफिनेट लाइफ। ऐसा नहीं जिंदगी भर चलता है, कुछ समय में खत्म हो जाता है, बिकॉज अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये नेचर में एसिडिक होती है। इवन अगर आप इस ड्राई सेल को बहुत लंबे समय तक यूज नहीं करेंगे, फिर भी ये अमोनियम क्लोराइड बीइंग एसिडिक इस जिंक को क्या कर देगी, कोरोड कर देगी, और आपका ये जो सेल है ये बेकार हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप सेल बाजार से खरीद के लाए हैं और आपने उसको बहुत लंबे समय तक यूज नहीं किया, आपने उसे अपनी अलमारी में संभाल के रखा हुआ है, फिर भी वो सेल कुछ टाइम के बाद चलना बंद हो जाएगा, बिकॉज अमोनियम क्लोराइड बीइंग एसिडिक आपकी जिंक को क्या कर देगी, कोरोड कर देगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये कभी कभी एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सेल, दैट इज, हम अभी भी प्राइमरी सेल पे हैं। प्राइमरी सेल्स ऐसे सेल्स थे
जिन्हें हम रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो दूसरा है इसके अंदर आपका मरकरी सेल, और ये इस तरीके का, ये इसकी रियल लाइफ फोटो है एक। कहाँ आपने इसको देखा होगा, आपकी घड़ियों के अंदर डलता है ये सेल, या कुछ टॉयज के अंदर भी डलता है, और इवन आजकल तो माइक्रोफोन्स जो आ रहे हैं उसमें भी इसी तरीके का जो सेल है वो यूज होते हैं। तो इन्हें हम मरकरी सेल बोलते हैं, और जनरल भाषा में आपने सुना होगा इनको बटन सेल्स बोलते हैं, बिकॉज ये एक बटन की तरह होते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज बटन सेल्स एंड दे आर मेड अप ऑफ मरकरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं, यूजेस। सबसे पहले हियरिंग एड्स में यूज होता है, जो जिनको सुनता नहीं है, जो मशीन लगाते हैं कान में, उसमें ये यूज होता है। आपकी वॉचेस में यूज होता है, कैमराज में यूज होता है, एंड इवन नाउअडेज मैं बोल सकती हूँ कि ये माइक्स में भी यूज होता है। अब इसमें इसकी एनोड और कैथोड क्या है। इसकी एनोड जो है वो जिंक की होती है, सेम वही जो आपकी ड्राई सेल में थी, बट यहाँ कैथोड बदल दी। वहां कैथोड में क्या था, ग्रेफाइट डाला हुआ था, मैग्नीज ऑक्साइड की लेयर थी, अमोनियम क्लोराइड था। यहाँ पे कैथोड में डाला जाता है मरकरी 2 ऑक्साइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड का यहाँ पे यूज किया जाता है, इसलिए ये मरकरी सेल है। अब इसके रिएक्शन देखो क्या होता है। तो एनोड पे आपकी जो जिंक है ये OH नेगेटिव आयन को गेन करती है, एंड हेंस इट कन्वर्ट्स इनटू जिंक का ऑक्साइड, वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं। कैथोड पे आपने क्या लिया है, मर्क्यूरस ऑक्साइड लिया। देखो इसका देखो Hg जो है, मर्क्यूरस मतलब +2 वैलेंसी में इसको यूज किया, ऑक्सीजन की होती है -2, ये कैंसल आउट करके फॉर्मूला बनेगा HgO। मरकरी +3+1 में भी होती है, बट यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली क्या यूज की है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मरकरी यूज किया है। ये जो वाटर रिलीज हुआ है इसको गेन करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं इनको गेन करेगा, एंड हेंस इट विल कन्वर्ट इनटू HgO से ये Hg लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और OH नेगेटिव आयन रिलीज हो जाते हैं, जो कि ये जिंक कैच ऑन कर लेता है, ठीक है। अब आपने इन दोनों रिएक्शंस को क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करना मैंने आपको कैसे सिखाया, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स को कट कर दो। अब यहाँ पे दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ काट दिए। अब Zn OH- H2O एंड HgO ये सारा इस तरफ आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो सारा है वो यहाँ आ जाएगा। अब देखो वाटर भी कॉमन था, यहाँ का वाटर यहाँ के वाटर से कट गया, यहाँ का 2OH- यहाँ के 2OH- से कट गया, बचा सिर्फ आपके पास Zn और HgO रिएक्टेंट की तरफ, और प्रोडक्ट की तरफ ZnO और Hg लिक्विड। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, बाकी सब जो था वो कैंसल आउट हो गया यहाँ पे। सो दीज आर द रिएक्शंस फॉर द मरकरी सेल। अब मरकरी सेल का एडवांटेज क्या है, देखो दिस सेल डज नॉट कंटेन एनी आयन। जैसे पिछले केस में अमोनिया आयन था, यहाँ पे इस तरीके का कोई आयन नहीं है, इसीलिए इसकी कंसंट्रेशंस जो है वो बदल नहीं सकती। देयरफॉर द पोटेंशियल जो है वो ऑलमोस्ट पूरी लाइफ टाइम सेम रहता है, मतलब वो जो कोरोजन वाला प्रॉब्लम था वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसकी जिंदगी थोड़ी सी लंबी होती है ड्राई सेल से, और इसकी वोल्टेज जो है वो 1.35 वोल्ट जो है वो रहती है। पिछले वाले में हमने एक रेंज दी थी, यहाँ हमने कोई रेंज नहीं दी है, यहाँ पे एक फिक्स्ड वोल्टेज दी है। रीजन बिकॉज यहाँ पे कोई भी आयन नहीं है जो कंसंट्रेशन को वेरी कर सकता है। अब सेकेंड कैटेगरी में चलते हैं, दैट इज सेकेंडरी सेल्स, ऐसे सेल्स जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। अब रिचार्ज करने का कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है, जनरली जो एनोड और कैथोड के हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अगर आप अपनी जो जहां से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है उनकी एनोड और कैथोड को अगर रिवर्स कर देते हैं तो आपका जो सेल है वो फिर से रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। एनोड और कैथोड जो है वो फिर से ऑपोजिट रिएक्शन शो करती हैं, और जैसे वो पहले थी वो वैसी होना शुरू हो जाती हैं। तो हेंस सेकेंडरी सेल्स जो है वो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, दैट ऑन एक्सचेंज ऑफ एनोड एंड कैथोड दे रिवर्स द रिएक्शन, एंड हेंस दे कैन बी रिचार्ज्ड इजीली। इसके 3 हमने एग्जांपल्स पढ़ने हैं। पहला लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम सेल, और एक और कैटेगरी है यहाँ पे, इसको फ्यूल सेल बोल सकते हैं। सेकेंडरी सेल्स ही हैं, बिकॉज जब तक आप फ्यूल देते रहोगे तब तक ये सेल जो है वो हम इसको जिंदगी भर यूज कर सकते हैं। रिचार्जिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस इसमें फ्यूल कंटिन्यूअसली सप्लाई करना होता है। तो मेजरली इसमें हमने लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी को पढ़ना है, जो कि रिचार्जेबल सेल्स है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हम लेड स्टोरेज सेल पढ़ते हैं। ये सेल बहुत कॉमन है, आपने इस तरीके का सेल देखा होगा, आपके जो गाड़ी का बोनेट होता है आगे वाला, उसके अंदर इस तरीके की बैटरी डाली जाती है। कभी ये डिस्चार्ज भी हो जाती है तो मैकेनिक के पास हम जाते हैं, हम इसको एक्सचेंज करा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमें नहीं देता है, वो किसी दूसरी गाड़ी की जो उसने पहले से रिचार्ज करके रखी है वो आपकी गाड़ी में डाल देता है। सो इट्स ऑल एज न्यू ओनली।
तो यूजेस कहाँ कहाँ है, कार, बसेस, ट्रक, मतलब जितने भी ऑटोमोबाइल्स चल रहे हैं उनकी ये बैटरीज होती हैं। हर बैटरी के अंदर जो सेल्स हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ये इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये लगभग कितने सेल्स होते हैं, 6 to 12 वोल्ट के लगभग 6 सेल होते हैं जो कंबाइन किए गए होते हैं। जैसे आप ये यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, आप कितने सेल देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये 6 सेल्स हैं, 6 प्लेट्स हैं, और इनकी वोल्टेज क्या होगी, 6 से 12 वोल्ट के नियरली इनकी जो वोल्टेज है वो रहेगी। और ये कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में, देखो एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे कनेक्ट करके कैथोड से जुड़े हैं, स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करके एनोड से जुड़े हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं होता, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी एनोड पे कौन है, सबसे पहले ये एनोड है, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जिस रॉड से कनेक्टेड है इसकी लेबलिंग क्या की गई है, इसकी लेबलिंग की गई है पीबी, दैट इज लेड। तो लेड से बनी हुई, लेड की कुछ ये शीट्स हैं यहाँ पे जो एनोड पे सीरीज में कनेक्टेड है। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड के अंदर क्या है, जो आपकी ग्रिड बनी हुई है दैट इज ऑफ PbO2। देखिए ये इस तरीके से जो मार्क्ड वाली ग्रिड है, Pb प्लस PbO2 की ये ग्रिड है। लेड में थोड़ा सा लेड ऑक्साइड बना के ये वाली 3 रॉड्स को सीरीज में कनेक्ट करके हमने यहाँ पे हला के कैथोड से जोड़ दिया है। तो ये हो गई एनोड एंड कैथोड। एनोड पे है सिर्फ Pb और कैथोड पे है Pb प्लस PbO2। ये आपको एनोड कैथोड याद हो गया। अब इसके नीचे ये जो लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जिसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना ताकि सेल कंप्लीट रहे। तो यहाँ पे हम एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं H2SO4 का। यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा आगे। एक तो ये 38% बाय मास होता है, आपको सॉल्यूशन चैप्टर याद होगा। 38% बाय मास का मतलब 38 ग्राम H2SO4 को आपने वाटर में ऐड किया होगा ताकि जो टोटल सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम का बने। दिस इज कॉल्ड एज 38% मास परसेंटेज हो गई इसकी। और ये जो H2SO4 यहाँ यूज की गई है 38% पे, ये डेंसिटी इसकी ली गई है 1.30। डेंसिटी याद रखना, अभी आगे यूज करेंगे इसको। सो व्हेन द लेड प्लेट्स आर केप्ट इन फॉर सम टाइम, तो इनके ऊपर लेड सल्फेट की एक कोटिंग डिपॉजिट होने लग जाती है, बिकॉज H2SO4 के अंदर है सल्फेट आयंस। ये लेड के साथ कंबाइन करके PbSO4 बनाने लग जाते हैं, जो कि इनके ऊपर एक कोटिंग बनाने लग जाता है। जब ये कोटिंग इतनी मोटी हो जाती है, डेंसिटी H2SO4 की घट जाएगी क्योंकि उसने सारा सल्फेट दे दिया, तो ये सेल काम करना बंद कर जाता है। एंड हेंस हमें फिर रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ता है इनको रिचार्ज करने के लिए। नाउ जब हम लेड स्टोरेज बैटरी की बात कर रहे हैं तो इसके रिएक्शंस देखो। सबसे पहले तो एनोड पे आपका क्या रिएक्शन अकर हो रहा है, आपने लेड लिया है सॉलिड स्टेट के अंदर एनोड पे, और कैथोड पे आपने लिया था PbO2 कैथोड पे। तो अब सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट था वहां था सल्फेट आयन प्रेजेंट। इसने Pb के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, लेड सल्फेट बना दिया, PbSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिलीज हो गए। दूसरी तरफ जो कैथोड थी जिसमें आपने PbO2 लिया था, इसने भी सल्फेट आयंस के साथ और इवन H2SO4 के H पॉजिटिव आयन के साथ इसने रिएक्ट किया। 2 इलेक्ट्रॉन्स भी यहां से यहां पे आए आपके रिएक्ट करने के लिए, और ये कंबाइन होके इसने अगेन PbSO4 बना दिया। तो दोनों ही रॉड्स जो है वो यहाँ पे PbSO4 बनाती हैं, और दोनों ही रॉड्स के ऊपर PbSO4 डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, अब देखो ये जब आप इसको ऐड करोगे इक्वेशन को, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव ये सब कंबाइन हो जाएगा और ये बन जाएगा H2SO4 का मॉलिक्यूल। और Pb और PbO2 यहाँ आ गया, PbSO4 कंबाइन हो गए यहाँ आ गए, और ये H2O लिक्विड यहाँ आ गया। तो इस तरीके से ये एक ओवरऑल रिएक्शन बन गया। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था शुरुआत में जब H2SO4 लिया था उसकी डेंसिटी कितनी थी, 1.30 ग्राम पर ml उसकी डेंसिटी थी H2SO4 की। अब समझिए, तो जैसे जैसे ये रिएक्शन चल रहा है आप देख रहे हैं सल्फेट आयन यूज अप हो रहे हैं। जब ये सल्फेट आयन यूज अप होंगे तो H2SO4 की जो डेंसिटी 1.30 थी पहले, वो अब घट के पहुंच जाएगी 1.2 से कम। और जैसे ही ये 1.2 से कम चली जाती है वैल्यू, अब आपकी इस बैटरी को रिचार्जिंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है, बिकॉज बहुत सारा सल्फेट यहाँ पे जम जाता है जो कि फर्दर रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं होने देता है। तो अब करेंगे रिचार्जिंग।
तो अब रिचार्जिंग समझते हैं कि कैसे की जाती है। तो सेल्स को जब भी रिचार्ज करना होता है तो आप सुटेबल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मैं आपको बार बार ये बात बोल रही हूँ, एनोड को कैथोड बना देना है और कैथोड को एनोड बना देना है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाता है और आपकी जो सेल है वो फिर से रिचार्ज होने लग जाएगा। जो मैंने आपको यहाँ बताया सल्फेट डिपॉजिट हो गया, वो सल्फेट वापस सॉल्यूशन में जाने लग जाएगा और वो आपकी सॉल्यूशन की डेंसिटी को फिर से 1.2 से 1.30 तक इंक्रीज कर देगा। जैसे ही वो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वी कैन से दैट हम एक नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गए, एंड हेंस आपका जो सेल है वो रिचार्ज हो जाएगा, बिकॉज डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज नाउ हैज बीन इंक्रीज्ड। इसके रिएक्शन को भी देख लो। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने एक फोटोग्राफ भी ऐड करी है। इस तरीके से आप जब मैकेनिक के पास जाते हैं, वो आपकी बैटरी को रिचार्ज कर देता है। तो ये जो रेड है, दिस इज एनोड, ब्लैक वाला कैथोड है। जनरली ये ऑपोजिट होता है, बट इसने इसको उल्टा अप्लाई किया होता है यहाँ पे, ठीक है। जब इससे कनेक्ट करता है तो ब्लैक वाले पे रेड को कनेक्ट किया, रेड वाले पे ब्लैक को कनेक्ट करेगा। ऑपोजिट कनेक्शन करने से क्या होगा कि ये रिएक्शन रिवर्स होने लग जाएगा उस पर्टिकुलर बैटरी के अंदर। तो अब जो PbSO4, देखो मैं वापस जाती हूँ अपने रिएक्शन के ऊपर ताकि आपको समझ आए। ये जो PbSO4 प्लस H2O था, जो कि मेरा प्रोडक्ट था, ठीक है। अब इसको ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पे रिएक्टेंट बन गया। तो क्योंकि हम रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गया, और जो चीजें रिएक्टेंट में थी, दैट इज Pb, PbO2 और H2SO4, ये रिएक्टेंट थी पिछले रिएक्शन में, अब ये प्रोडक्ट बन गई। मतलब ये फिर से रीगेन हो जाएंगी आपके सॉल्यूशन के अंदर, और ये आपकी वोल्टेज सेल जो है अब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने लायक बन जाएगा। एंड ड्यूरिंग रिचार्जिंग हम इलेक्ट्रिकल सेल को, ये एज एन इलेक्ट्रिकल सेल यूज करता है, काम करता है, जहां इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको वापस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आपको अभी ध्यान होगा, जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी है, बैटरीज बताना शुरू करा है, मैंने वहां आपको बोला था कि केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने वाले हैं। अगर एक सेल तुमने रिमोट में डाला, उसमें केमिकल्स हैं, उससे जब आप डालेंगे आपका रिमोट चल पा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। बट जब रिचार्जिंग कर रहे हैं सेल की तो उल्टा कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये जो तुम यहाँ पे बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, और इस सेल को क्या कर रहे हो, फिर से रिवर्स कर रहे हो, केमिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हो। तो यहाँ ये एक इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल हो जाता है जब हम रिचार्जिंग करते हैं, बिकॉज इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैक इनटू केमिकल एनर्जी। इस बात को ध्यान रखेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल जो पढ़ना है, दैट इज निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी भी रिचार्जेबल सेल्स हैं। ये मार्केट में ना बहुत इजीली अवेलेबल सेल्स हैं। आपने देखे होंगे, जो ड्राई सेल है वो तो एक बार यूज करके फेंक देते हो आप, बट इस तरीके के कुछ सेल्स आते हैं जो दिखने में तो ड्राई सेल जैसे दिखते हैं, बट इसके साथ एक अडेप्टर मिलता है जिसमें आप इनको रख के अपने सॉकेट में लगाते हैं और ये फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। सो दीज आर निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। इवन जो आपके पुराने फोन्स आते थे जिनमें रिमूवेबल बैटरीज होती थी, वो बैटरीज भी इसी निकल कैडमियम स्टोरेज सेल से बनाई जाती थी। आजकल थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आजकल हम लिथियम पोलोनियम के सेल्स यूज करते हैं जिसमें उनको रिमूव नहीं करना पड़ता। बट जो वो रिमूवेबल बैटरीज आज से 10 साल पहले के फोन्स में आती थी, वो इसी सेल का एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अच्छा, अब इनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी लॉन्गर होती है लेड स्टोरेज बैटरी के कंपैरेटिवली, थोड़ा लंबा जिंदगी चलती है। एडवांटेज क्या है इनके, एक तो ये छोटे हैं साइज में उसके कंपैरेटिवली, हल्के हैं और लॉन्गर लाइफ है। ये याद करेंगे, ये एडवांटेजेस पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। यूज क्या क्या है अभी मैंने बताया, जो भी ऐसे डिवाइस जो पोर्टेबल है, जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाना है, और जो कॉर्डलेस अप्लायंसेस हैं उनमें ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसमें एनोड क्या है, अब देखो नाम क्या है, निकल कैडमियम, तो एक निकल होगा, एक कैडमियम होगा, कोई एक एनोड होगी, एक कैथोड होगी। तो एनोड पे है कैडमियम और कैथोड पे है ग्रिड होती है NiO2 की, सिर्फ निकल की नहीं, निकल ऑक्साइड की ग्रिड होती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH। इसको उल्टा कर देते हैं आप लोग बहुत बार, इसमें याद रखना C से कैथोड होता है और C से कैडमियम होता है, बट कैडमियम गोज विद एनोड, उल्टा कंबाइन करना है इसको। इसके रिएक्शन को देखते हैं। नाउ इन द रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे कैडमियम लिया है एक, तो हमने कैडमियम क्या करता है, OH, जो KOH आपने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट डाला उसका OH उठाता है, ठीक है। ये इससे कंबाइन होके कैडमियम का हाइड्रोक्साइड बना देता है।
अगेन हमारे पास निकल की ऑक्साइड है जो कि OH के साथ कंबाइन करती है, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करती है और ये भी बना देती है निकल का हाइड्रोक्साइड। तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो यहाँ जनरेट हो रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, टू इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दो, यहाँ पे ये 2OH माइनस और 2OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सारा प्लस हो जाएगा। तो CdNiOOH और जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाएंगे रिएक्टेंट की तरफ, कैडमियम हाइड्रोक्साइड निकल हाइड्रोक्साइड आ जाएगा आपका प्रोडक्ट की तरफ, ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी गैशियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो द रिएक्शन प्रोडक्ट्स जनरली रिमेन स्टिकिंग टू द इलेक्ट्रोड्स एंड कैन बी रिकन्वर्टेड बाय द रिचार्जिंग सेल। तो इसलिए कुछ भी लॉस बिकॉज यहाँ पे नहीं हो रहा, गैसेस नहीं है, इसलिए इनको फिर से रिचार्ज करना बहुत ज्यादा आसान होता है। हेंस ये रिचार्जेबल सेल या फिर सेकेंडरी सेल्स बन जाते हैं। रिचार्जिंग बिल्कुल सिमिलर होगी जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में थी, एनोड का कैथोड, कैथोड का एनोड। और अगर रिएक्शन लिखने को बोलूं तो आप ये रिएक्शन उल्टा करके लिख देंगे। पोटेंशियल इसका होता है 1.4 वोल्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू माय लास्ट सेल दैट इज H2O2 सेल। H2O2 सेल मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल इसको बोलते हैं। वाई फ्यूल सेल? बिकॉज यहाँ पे H2 और O2 एज अ फ्यूल काम करते हैं। जब तक तुम फ्यूल देते रहोगे सेल काम करता रहेगा, जैसे ही आप फ्यूल डालना बंद करेंगे ये काम करना बंद कर जाएगा। तो यही इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि फ्यूल सेल कैसे सेल्स होते हैं, ऐसे सेल जिसमें हम कंटिन्यूअसली फ्यूल का सप्लाई करते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल, दे आर कॉल्ड एज फ्यूल सेल्स। Now H2 and O2 are bubbled through the porous carbon rods. ये कार्बन की रॉड्स हैं और इसमें आप H2 और O2 को बबल इन करते हैं, जिसमें जो H2 है वो एनोड के कंपार्टमेंट में डाली जाती है और ऑक्सीजन जो है वो कैथोड के कंपार्टमेंट में डाली जाती है। ये भी उल्टा नहीं करेंगे, ठीक है। H2 ऑक्सीडाइज होती है इसलिए एनोड पे जाएगी, O2 रिड्यूस होगी इसलिए कैथोड पे जाएगी। रिमेंबर दिस, एनोड कैथोड को उल्टा नहीं लिखना है वरना 0 मार्क्स मिलेंगे। अब रिएक्शन क्या हो रहा है, H2 जो थी इसने, अच्छा यहाँ देखो सेंटर में आपने यहाँ लिखा है हॉट KOH का सॉल्यूशन, मतलब ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, आयंस देता है, तो इसने दिया OH नेगेटिव आयन। ये दोनों कंबाइन करके इन्होंने वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। एनोड पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो O2 वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और ये बना रहा है 4OH माइनस। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कैथोड के अंदर है 4 इलेक्ट्रॉन्स और एनोड पे है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब ये इक्वेशन प्लस नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनोड की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाए 4। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2H2 4OH माइनस 4 वाटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इन 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल होगा, ये यहाँ पे आपका वाटर है 4 और यहाँ पे आपके वाटर है 2, ये 2 वाटर उस तरफ जाएंगे माइनस होंगे, तो इसलिए यहाँ पे बच गए 2 वाटर। H2O2 यहाँ पे आ गए आपके, और प्लस यहाँ पे जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो आपके रॉकेट के लिए एज अ फ्यूल सेल यूज होता है, ठीक है। तो ये आपके रिएक्शन थे यहाँ पे। इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। ईच इलेक्ट्रोड जो है वो एक पोरस कंप्रेस्ड कार्बन से बनी होती है जिसमें एक स्मॉल कैटलिस्ट का यूज होता है, दैट इज प्लैटिनम Ag और CaO का। दूसरी बात, अच्छा आपको याद होगा जब मैंने आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताई थी, बिकॉज ये गैशियस इलेक्ट्रोड ही एक तरीके से, तो इसलिए बीच में आपको एक सरफेस देना पड़ता है किसी एक स्टेबल मेटल का, जैसे प्लैटिनम SHE में हमने प्लैटिनम का यूज किया था, वही यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको कार्बन की एक जो रॉड है उस पे आपको स्मॉल कैटलिस्ट यूज करने पड़ते हैं, प्लैटिनम Ag या CaO का। ये रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक आप इसमें रिएक्टेंट्स को फीड करते रहेंगे। तुमने रिएक्टेंट्स देने बंद किए, ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, ये इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में यूज होता है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, जिसकी ये यहाँ पे एडजेसेंट डायग्राम मैंने ऐड की है, ठीक है। नाउ कमिंग टू H2O2 फ्यूल सेल के एडवांटेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। अभी तक हमने जितने सेल्स पढ़े
आज तक हम ऐसा सेल कभी नहीं बना पाए हैं जिसमें जितना हम केमिकल यूज कर रहे हैं वो 100% एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, अभी आज तक हम इस स्टेट में नहीं पहुंच पाए हैं। बट जो आपका H2O2 फ्यूल सेल है, यहाँ पे आप 60 to 70% एफिशिएंसी गेन कर सकते हैं, जो कि जनरल सेल्स में कितनी होती है, लगभग 40% होती है। दूसरी बात, यहाँ पे कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती रहती है, जब तक तुम फ्यूल देते रहोगे तब तक तुम्हें एनर्जी मिलती रहेगी। कोई कोरोजन का प्रॉब्लम नहीं है ड्राई सेल की तरह, कोई यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको रिचार्ज करने के लिए रिवर्सिबल करना पड़ेगा। तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स इस सेल के पास नहीं है। जब तक तुम यहाँ पे गैसेस H2O2 डालते रहोगे तब तक ये रिएक्शन रन में रहेगा। और अगली बात, ये पॉल्यूशन फ्री है, इसके लिए कोई H2 और O2 दोनों ही नॉन ऑब्जेक्टेबल गैसेस हैं, कोई किसी तरीके का पॉल्यूशन कॉज नहीं करती है, एंड हेंस ये पॉल्यूशन फ्री वर्किंग जो है वो प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द 3 मेजर एडवांटेजेस ऑफ योर H2O2 सेल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कोरोजन। कोरोजन भी एक सब टॉपिक है इसका, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। तो सबसे पहले कोरोजन होती क्या है? तो जब आपके मेटल्स हैं ये एक्सपोज होते हैं एटमॉस्फेयर को, उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें आती हैं, ऑक्सीजन आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आती है, H2S गैस आती है, CO2 आती है, मॉइस्चर की फॉर्म में वाटर आता है। तो ये सारी चीजें हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जब इसके साथ मेटल एक्ट करता है तो ये कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। इससे क्या हो गया, रस्ट लग गई है। ये एक आयरन का एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर रस्ट लग गई है क्योंकि ये बहुत समय तक ऐसे ही एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहा। तो कुछ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, जिसे हम कोरोजन बोलते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद नहीं करते डेफिनेशन, बट यही पूछ ली जाती है पेपर में। अब अगर हम इसके नेक्स्ट पोर्शन पे चलें, सो हमें डिफरेंट मेटल्स की जो कोरोजन है वो डिफरेंट कलर्स की होती है। तो कॉपर की जो कोरोजन होती है वो आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर की एक कोटिंग यहाँ पे बन गई है, और ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग यहाँ बनी है इसे कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये अपनी शाइन को यहाँ पे लूज कर देता है, एंड हेंस से ग्रीन कोटिंग इसके ऊपर आ जाती है। फिर बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर जो है ये आपका न्यू सिल्वर है, और ये आपका टार्निश्ड सिल्वर है। देखो, सिल्वर की कोरोजन को टार्निश होना बोलते हैं, और ये होता है बिकॉज इसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में H2S गैस प्रेजेंट होती है, जो कि इस सिल्वर को कन्वर्ट कर देती है Ag2S में। सो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ये जो सिल्वर है ये टार्निश हो जाता है। आयरन के बारे में हम सब जानते हैं, इसके ऊपर जंग लग जाता है तो आयरन कन्वर्ट हो जाता है इनटू रस्टेड आयरन। तो ये एक रेडिश ब्राउन कोटिंग होती है, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। और इस रस्टिंग के मैकेनिज्म को हमने डिटेल में पढ़ना है कि रस्ट कैसे बनी, क्या एनोड और कैथोड के रिएक्शन है, और ये क्या क्या कैसे होती है, और इसे रोकने के क्या क्या तरीके हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। ये आता है एक डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें वो सीधे पूछता है कि मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन को या कोरोजन ऑफ आयरन के मैकेनिज्म को आप समझा दो। तो देखो क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ कोरोजन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ थ्योरी। एक थ्योरी है, और इस थ्योरी का नाम क्या है? द थ्योरी इज सेड टू बी एज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। इसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब जब ना ये मेटल का सरफेस, जैसे आप बैकग्राउंड में एक डायग्राम देख पा रहे हैं, ये रस्टेड आयरन है। तो जब आपका आयरन एक लंबे समय तक इन एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज के कांटेक्ट में रहता है, तो इसके ऊपर ये स्मॉल इलेक्ट्रिक सेल्स की तरह काम करने लग जाता है। जो इसके सरफेस हैं, जो इसमें दरारें पड़ गई हैं, ये काम करने लग जाती हैं एज अ सेल। अब बताओ, अगर सेल होगा तो एनोड और कैथोड का जनरेशन हो गया होगा, मतलब वहां चार्जेस ओरिजिनेट हो गए हैं। इन सेल्स को, जो एक एनोड बन गई, एक कैथोड बन गई, इन्हें कहा जाता है कोरोजन कपल्स। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे रिएक्शन होता है O2 और CO2 जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उनके साथ। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर आया एटमॉस्फेयर से, CO2 आई एटमॉस्फेयर से, इन दोनों ने पहले तो मिलके एक एसिड का यहाँ जनरेशन कर दिया इसके सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब एटमॉस्फेयर में एसिडिक ऑक्साइड्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जितनी भी नॉन मेटल की ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक होती हैं।
ये इस H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड इसको ब्रेक कर रही है इनटू H पॉजिटिव एंड CO3 2 माइनस आयन। हमारे काम का है यहाँ पे ये H पॉजिटिव आयन, इसको हम आगे लेके चलेंगे एनोड कैथोड रिएक्शन में। तो ध्यान रखिएगा H पॉजिटिव का जनरेशन पहले आपको शो करना पड़ेगा। अब जब हम एनोड कैथोड का रिएक्शन बताएंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि जब ये आयरन लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रखा गया है, इसके अंदर ये एज अ सेल वर्क करने लग जाता है और इसमें कपल्स क्रिएट हो जाते हैं जिसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो इसका जो एनोड वाला रीजन यहां जनरेट हुआ है तो आयरन ही। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू Fe2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, बिकॉज ये कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है। तो जैसे ये O2 के कांटेक्ट में आएगा ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज कर देगा, इनको डिसोशिएट कर देगा। तो मेटल एटम जो लैटिस में प्रेजेंट है, लैटिस का मतलब होता है जो उनकी अरेंजमेंट है, वो अब आयंस में बदल गई और आयन में जब ये बदलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन अब कैथोड के रिएक्शन को इनिशिएट करवाएंगी। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, देखो 2 बातें हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब वो H2CO3 ब्रेक हुआ था एटमॉस्फेयर में SO2 या किसी भी एसिडिक ऑक्साइड की वजह से, उसने H पॉजिटिव और वहां पे CO3 2 माइनस रिलीज किया था। तो ये जो H पॉजिटिव है और जो एनोड से निकला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में मिलके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो इस आयरन ने ऑक्सीजन को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया है, उसके साथ कंबाइन करेगी और ये वाटर का प्रोडक्शन कर देगी। अब इन 2 रिएक्शन को आप प्लस कर दीजिए, आपके पास ये एक ओवरऑल कैथोड का रिएक्शन जनरेट हो जाएगा। देखो H और H कॉमन है, इसका मतलब आपको पहली रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बनेगा 4H पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4H। तो ये 4H और ये 4H कट गया, इसीलिए आपका जो यहाँ रिएक्शन आया वो आया 4H पॉजिटिव और O2 और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और प्रोडक्ट की तरफ आपके पास आए वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब आपको कैथोड का रिएक्शन मिल गया, आपको एनोड का रिएक्शन मिल गया, आप इन दोनों रिएक्शन को प्लस कर दो। अब बिकॉज यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो इसलिए यहाँ पे भी क्या करना पड़ा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओवरऑल के लिए। तो ये 2Fe2 पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और ये बाकी सारी चीजें रिएक्टर और प्रोडक्ट की प्लस हो जाएंगी एंड दिस विल गिव यू योर ओवरऑल रिएक्शन। अब इस ओवरऑल रिएक्शन में जनरेट हो रहा है Fe2 पॉजिटिव, जो कि वाटर, जो कि मॉइस्चर है और जो ऑक्सीजन है आपकी सेल, आपके सरफेस ऑफ आयरन के ऊपर, उससे रिएक्ट करके बना देता है आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड यहाँ पे बन गया है और ये आयरन 3 ऑक्साइड फर्दर X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है Fe2O3 XH2O एंड दिस पर्टिकुलर फुल फॉर्मूला Fe2O3 XH2O इसे बोलते हैं रस्ट। ये रस्ट का फॉर्मूला है जो कि कलर में ब्राउन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रस्टिंग हुई। तो मैकेनिज्म का क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, आपको सब लिखना है। कहां से शुरू करना है, आपको इसको सबसे पहले शुरू करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग पे बेस्ड है। आपका जो सरफेस है वो सेल की तरह काम करने लग जाता है, जिसे कोरोजन कपल बोलते हैं। फिर आप बताएंगे कि ये H पॉजिटिव आयन का प्रोडक्शन कैसे हुआ, तो ये दोनों रिएक्शन लिखे जाएंगे। फिर आप इसके एनोड के पार्ट को समझाएंगे, कैथोड के पार्ट को समझाएंगे, दोनों रिएक्शन को प्लस करेंगे, फिर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे O2 और वाटर के साथ, और फिर आप रस्ट बना के दिखाएंगे। तो ये पूरा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन गया आपका। देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट है यहाँ पे, जिन एरियाज में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है वहां पे उस बर्फ को हटाने के लिए क्या किया जाता है, रोड्स के ऊपर सॉल्ट को डाला जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले चैप्टर नंबर 1 के अंदर समझा था, बिकॉज वो फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देता है। तो अब ये जो पानी यहाँ पे पिघल गया, ये पानी बन गया सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर के अंदर बिकॉज अब आयन ज्यादा है, वाटर में तो सिर्फ 2 ही आयंस थे, H पॉजिटिव OH माइनस, बट अब सॉल्टी वाटर में आयंस बढ़ गए, यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड आयन भी बढ़ गया। तो अब जितने आयंस बढ़ जाते हैं उतनी ही कोरोजन फास्टर हो जाती है। तो इसीलिए इन एरियाज के अंदर ये जो गाड़ियां हैं, इनके जो टायर हैं और इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये बहुत जल्दी इनके ऊपर रस्ट लग जाती है। ये आपका एक याद रखने का पॉइंट है। चलिए अब बात करते हैं प्रिवेंशन कैसे करनी है। कोरोजन को रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे आयरन को खराब कर रहा है और इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो पहला तरीका है बैरियर प्रोटेक्शन।
बैरियर मतलब आप एक रुकावट लगा देंगे। तो ये आयरन का सरफेस है, आपने इसके ऊपर रुकावट लगा दी ताकि बाहर के एटमॉस्फेयर से वो कांटेक्ट में ही ना आ सके। तो ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा कर सकते हो आप ऑयल या ग्रीस अप्लाई कर सकते हो, कोटिंग ऑफ पेंट अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा सकते हो, मतलब इसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देंगे, लाइक निकल, टिन, जिंक, कोबाल्ट, इन सब की लेयर अगर आप चढ़ा देंगे तो यहाँ पे ये आपके आयरन के सरफेस को बाहर के कांटेक्ट से रोक देगा एंड हेंस जो रस्टिंग है वो प्रिवेंट हो जाएगी। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर की जो ग्रिल्स होती हैं उनके ऊपर हमेशा पेंट किया जाता है। रीजन यही है ताकि वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में कम से कम आए और उसके ऊपर रस्ट ना लगे। सेकंड जो इसका तरीका है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन इसको बोलते हैं, एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में आप इस इमेज में बहुत क्लियर है कि ये नीचे जो लिक्विड है ये है जिंक, और ये इसके ऊपर ये मेटल आप डिप कर रहे हो आयरन का और इसको बाहर निकाल लेंगे, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक जिंक की एक कोटिंग चढ़ जाएगी, थिन लेयर चढ़ जाएगी, और अब आपके अंदर का आयरन प्रोटेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अब जो भी ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा वो बाहर की जिंक की लेयर के साथ होगा और वो उसी को ही रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देगा, जो कि फर्दर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग इसको प्रोवाइड कर देता है। ये आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का जो थर्ड पॉइंट है दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है जिसमें कुछ केमिकल्स जो हैं वो लोअर रिडक्शन के होते हैं, कुछ केमिकल्स, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हायर रिडक्शन के होते हैं। तो अगर आप आयरन को कुछ ऐसे मेटल से कांटेक्ट में ले आए जैसे कि मैंगनीज या जिंक, जिनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आयरन के कंपैरेटिवली लोअर है, तो अब क्या होगा, वो पहले रिड्यूस होंगे और आयरन बाद में रिड्यूस होगा। तो जितना भी समय यूज हो जाएगा या जितनी भी ऑक्सीजन या वाटर यूज होगा वो इस मैग्नीशियम या जिंक को ऑक्साइड करने में प्रेफरेंस देगा एज कंपेयर टू आयरन, और आपका आयरन रस्ट से बच जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अब कुछ फैक्टर्स जो आपकी कोरोजन को अफेक्ट करते हैं, ये 5 पॉइंटर्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि वो उस ईएमएफ सीरीज में कहां लाई कर रहा है। देखो, जितना रिएक्टिव मेटल होगा उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा और उतनी जल्दी उसकी कोरोजन होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, अपना दिमाग यूज करो इसके अंदर अब। और दूसरा पॉइंटर है, जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज होंगी बेसिकली उतने आयंस बढ़ गए, और जितने आयंस बढ़ गए उतना स्पीड ऑफ कोरोजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नाउ द थर्ड वन, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको पहले भी बताया, इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली आयंस ही होते हैं। आयंस बढ़ गए तो कोरोजन बढ़ गई। जैसे अभी हमने बात करी कि जहां पे सॉल्ट आप डालते हैं सड़कों के ऊपर, वहां पे कोरोजन जल्दी होती है, या फिर जो गाड़ियां सी के नियर बाय होती हैं वहां पे भी सॉल्ट का प्रेजेंस होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, गैसेस के अंदर, हेंस वहां पे भी डिस्टिल्ड वाटर के कंपैरेटिवली थोड़ी जल्दी कोरोजन हो जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है, जहां पे CO2 ज्यादा होती है वहां पे भी जो रिडक्शन है, सॉरी जो कोरोजन है वो ग्रेटर हो जाती है। तो CO2 भी इंक्रीज कर देता है आपकी रस्टिंग को, बिकॉज हेंस वो भी एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा है, आयन के अंदर कन्वर्ट करेगा, और जितने ज्यादा आयन उतने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और उतनी जल्दी कोरोजन हो जाएगी। और इसका एक लास्ट पॉइंट अब कि अगर आपकी प्रोटेक्टिव कोटिंग आपने लगाई है तो अब कोरोजन स्लो हो जाएगी। बाकी सब में इंक्रीज हुई, यहाँ पे क्या किया आपने, एक लेयर लगा दी, हेंस वो रिटार्ड कर देगी आपकी कोरोजन को, एंड हेंस इसीलिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं जब जिंक की कोटिंग इसके ऊपर लगाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जिसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में कवर किया है। सारे इसके अंदर टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड दैट वाज ऑल। हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।